हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी क्लास 8 और चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स है, यानी कि मिनरल्स को हमें कैसे बचाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है जो कि जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिसे हम बार बार बना नहीं सकते हैं या उसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। और इसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं मिनरल्स को बनने में। एंड the rate of formation is much smaller than the rate at which the human consume these minerals। और जिस हिसाब से ये बनते हैं, यानी इनको बनने का जो रेट है वो बहुत स्लो है एज़ कंपेयर करें अगर जो ह्यूमन बींग है वो जो बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है मिनरल्स को, लेकिन जो मिनरल्स हैं उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मतलब बनना, ये कम होता है कंज्यूम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंज्यूम करते हैं मिनरल्स को उसकी अपेक्षा में। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज। और इसलिए ज़रूरी है कि हम जो प्रोसेस है मिनरल्स को वेस्ट करने के उसको कम करें। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और जो माइनिंग हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको हमें कम करना, वेस्ट प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स वेस्ट होते हैं उन्हें हमें कम वेस्ट करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे। और मेटल्स को दोबारा से यूज़ करना, रिसाइकल करना, ये दूसरा तरीका है। रिसाइकल मतलब उसको दोबारा से बनाना, उसको दोबारा किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना, मेटल का ये दूसरा तरीका है। इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, जिससे कि हम जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो ये इन्होंने दे दिया मिनरल्स को बचाने के 3 तरीके इन्होंने बता रखे हैं। रीयूज़ दोबारा यूज़ करो, रिड्यूस कम उसको खर्च करो या उसको वेस्ट कम करो, एंड रिसाइकल यानी उसी चीज़ से कुछ और बना लो। तो इस टाइप से मिनरल्स को बचाया जा सकता है। तो इसमें आपने क्या याद किया कि जो मिनरल्स हैं कंजर्व कैसे करेंगे। कंजर्व्स के अंदर आपको उसको रीयूज़ करना है, इसको आपको रीयूज़ करना है, रिड्यूस करना है और रिसाइकल करना है। इन 3 तरीक़ों से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या इसमें आप क्या लिखेंगे कि कैसे कंजर्व करेंगे कि इसको रिड्यूस, वेस्टेज जो वेस्ट होता है उसको रिड्यूस किया जाए, इसको रिसाइकल किया जाए मिनरल्स को, और जिसके तहत हम इसको मिनरल्स को बचा सकते हैं। क्योंकि जो मिनरल्स हैं उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है और ये रिन्यूएबल होता है। देन फिर आता है आपका पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको जलाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं। तो जैसे कि इसमें दे दिया सनीज़ मदर, सनी की जो मम्मी है, एक कहानी के थ्रू उन्होंने बताया है कि सनीज़ मदर बीइंग थर्ड डे बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र। और जब सनी की जो माँ हैं वो अपना दिन स्टार्ट करती हैं गीज़र को ऑन करके, मतलब गीज़र पहले पानी गर्म करेंगी। एंड शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म, उसके बाद वो सनी की स्कूल यूनिफॉर्म पर प्रेस करेंगी, आयरन करेंगी उसको। बिफोर वेकिंग हिम अप, उसको जगाने से पहले। तो पहले गीज़र का बटन ऑन किया, फिर उन्होंने यूनिफॉर्म को प्रेस किया, उसके बाद उन्होंने सनी को जगाया। शी देन रशेज़ टू द किचन, उसके बाद वो जल्दी से किचन में जाती हैं। रशेज़ मतलब जल्दी से जाना किचन की तरफ। एंड टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, और उसके बाद वो ऑरेंज जूस तैयार करके लाती हैं। और जो ऑरेंज जूस है उसको भी वो ब्लेंडर्स के थ्रू बनाती हैं, मिक्सी वगैरह यूज़ किया जाता है, ब्लेंडर यूज़ करके वो ऑरेंज जूस बनाती हैं। सनीज़ हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, अब सनी की मम्मी सनी से पूछ रही है कि क्या तुमने नहा लिया। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ यहाँ पर आके अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। और जब उन्होंने गैस स्टोव पर सनी के लिए खाना बना लिया, ब्रेकफास्ट बना लिया, उसके बाद उन्होंने सनी को बुलाया। वाइल सनी गोइंग टू सनीज, जब सनी स्कूल जा रहा था तो वो स्विच ऑफ करना भूल गया लाइट और फैन का। वैन मदर
switches them off. She thinks that life in the city may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all which consume energy, has led to a wide gap between the demand and supply. अब जब सनी की मम्मी जब यूज़ कर रही थी, जब सनी चला गया स्कूल और वो बिना पंखा और लाइट को बंद किए हुए गया, स्विच ऑफ नहीं किया उसने फ़ैन और लाइट का, तो उसकी मम्मी ने उसको स्विच ऑफ किया लाइट और फ़ैन को, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जो शहरों की ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा आरामदायक होती है, लेकिन वो डिपेंड होती है ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स पर। गैजेट्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिसमें गैजेट्स कहा जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और ये जितने भी गैजेट्स होते हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब होता है यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसके बाद ही वो चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये सारे गैजेट काम नहीं करेंगे। हैज़ लेड टू अ वाइड गैप, और इससे क्या होता है कि ये जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी गैप पाया जाता है। गैप से मतलब ये हुआ कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई इसकी कम होती है, तो डिमांड और सप्लाई के अंदर काफ़ी गैप पाया जाता है। वी विद द एडवेंट ऑफ साइंस, अब साइंस जो है काफ़ी एडवांस हो गई है, एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफस्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट, और जो टेक्नोलॉजी है इससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल, पावर और एनर्जी हैं वो एक वाइटल रोल निभाते हैं इन आवर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, और इसके अलावा मतलब से बता रखा है कि जो पावर है और जो एनर्जी है, पावर और एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। और वी ऑल्सो पावर, और ये जो पावर है इसकी ज़रूरत हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर पड़ती है, एग्रीकल्चर के अंदर पड़ती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर पड़ती है, एंड कम्युनिकेशन में पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ तो आप जानते हैं फैक्ट्रीज वगैरह है, एग्रीकल्चर खेती है, ट्रांसपोर्ट मीन्स आपके जो भी व्हीकल्स वगैरह चलते हैं रोड पर या एयर में, या फिर आपके वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं, उन सभी के अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है। तो ये पेट्रोल वगैरह से चलते हैं। एंड कम्युनिकेशंस, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटीज़ के थ्रू इनको चलाया जाता है, और कम्युनिकेशन के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। एंड डिफेंस या सेना में भी पावर की ज़रूरत होती है, पावर एंड एनर्जी की ज़रूरत होती है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज, और जो पावर रिसोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, मतलब इसको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पावर रिसोर्सेज, एक होता है कॉन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कॉन्वेंशनल। तो ये पावर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, कॉन्वेंशन एंड नॉन कॉन्वेंशनल। तो ये तो यूजेस हो गया। अगर आपसे यूजेस पूछा जाए पावर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड डिफेंस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पावर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द पावर रिसोर्सेज, तो आप पावर रिसोर्स के बारे में एक्सप्लेन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इट इज़ कैटेगराइज या कैटेगराइज एज, या इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर इनको बांटा गया है। और कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम बोलते हैं जो हम काफ़ी पुराने समय से यूज़ करते चले आते हैं, इन्हें हम ट्रेडिशनल सोर्स भी कहते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरा से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गया ये? जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया इसका फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये इसके 2 एनर्जी सोर्सेज हैं। फायरवुड मतलब लकड़ी को जला कर एनर्जी प्रोड्यूस करना, या फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे कोल वगैरह हैं, पेट्रोलियम्स वगैरह हैं, ऑयल, इनको जला करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब इन्होंने दे दिया फायरवुड। फायरवुड कैसे, फायरवुड कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है कुकिंग एंड हीटिंग। आपने देखा होगा सबसे पहले गांव वगैरह में यूज़, आज भी गाँव के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर बायोगैस वगैरह लगा ली हैं लोगों ने, या गैसेस वगैरह पहुंच गई हैं वहाँ पे। तो पहले जो था वो कुकिंग और हीटिंग जो होता था वो फायरवुड के थ्रू होता था, लकड़ी को जलाकर होता था। और हमारी कंट्री के अंदर मोर दैन जो 50%, मतलब 50% से ज़्यादा जो लोग थे वो इस टाइप की एनर्जी को यूज़ किया करते थे गाँव के अंदर, ठीक है।
देन अब हम पढ़ेंगे इसमें ये जो उन्होंने चार्ट दे रखा है, चार्ट के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस, इनके ऑयल के इन्होंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी ऑयल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन नेचुरल गैस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है, एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा, डिसएडवांटेज मतलब होता है नुकसान। तो ऑयल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स, ये टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट के अंदर आराम से इसको पहुँचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है ऑयल को। दूसरा ये है बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, और ये जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर बेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए इसको हम जलाते हैं, जब ऑयल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर, जब ऑयल पेट्रोल जलता है तो उससे जो धुआं उठता है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है व्हीकल से। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, डिप्लेशन मतलब कम हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाता है ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अगर गैस लीक हो जाती है या ऑयल जलता है तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। देन सेकंड जो है पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, और जब ये इससे जो निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एसिड रेन को लाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है वो ऊपर जाती है, अगर मान लीजिए क्लाउड बन जाती है, इसे एवोपरेशन के थ्रू वो क्लाउड का रूप ले लेती है और उसके बाद वो रेन का फॉर्म लेती है। तो अगर पॉल्यूटेंट्स हैं वो अगर रिलीज होते हैं एसिड रेन के रूप में, पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। देन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स, नए नए फ्यूल्स को एक्सप्लोर किया जाता है, ये इतना आसान नहीं होता। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, ईजी मतलब आसान होना, एक्सप्लोर मतलब निकालना। तो नए नए प्रकार के जो फ्यूल्स हैं उनको बनाना या बाहर निकालना ये इतना आसान नहीं होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, आसानी से पहुंच जाता है टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट में, एंड बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल, और इस पर जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है वो बेस होती है ऑयल में। तो इस फ़ायदे हो गए और इसके नुकसान हो गए। ऑक्सीजन कम हो जाता है और पॉल्यूटेंट रिलीज़ होता है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, और एक्सप्लोरेशन किया जाता है नए नए फ्यूल्स का, जो कि बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन, आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के अंदर, पाइपलाइंस के थ्रू। ये नेचुरल गैस है, पाइपलाइंस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लीनर दैन ऑयल और कोल, जब हम कोल और ऑयल को जलाते हैं तो धुआं उठता है, लेकिन नेचुरल गैस से नहीं उठता है, और ये ऑयल से सस्ता भी है। तो ये फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं नेचुरल गैसेस के। तो ये तो ऑयल और नेचुरल गैस ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब काफ़ी पुराने समय से इसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। देन इसके अलावा और कौन से सोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो इसमें फायरवुड आ गया, कोल आ गया, ठीक है, और हाइडल पावर। तो इसमें ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल एंड हाइडल पावर आ गया। अब ये दोनों तो ऑयल जो है वो तो पॉल्यूटिंग वाला है, नेचुरल गैस है वो नॉन पॉल्यूटिंग है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। फायरवुड है, इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, ऐसे ही कोल के हैं। फायरवुड के क्या एडवांटेजेस हैं, ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, दूसरा प्रोवाइड एनर्जी लार्ज नंबर, ये बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसकी कमियां क्या हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं? कलेक्शन इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, अब इनको इकट्ठा करना लकड़ियों को, इसमें टाइम ज़्यादा खर्च होता है। और पॉल्यूटिंग, जलाते हैं तो धुआं उठता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये बढ़ावा देता है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, यानी लकड़ियों के लिए जंगलों को भी काटना पड़ जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन भी। तो ये सारी इसकी कमियां हो गई। देन फिर आते हैं हम कोल पर। तो कोल के फ़ायदे क्या हैं कि ये बहुत एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, और एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये बहुत जगह पे पाया जाता है कोल। दूसरा ये इससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है, तो ये इसके फ़ायदे हो गए। उसके नुकसान क्या है कि ये जब कोयले को जलाते हैं तो धुआं होता है, तो पॉल्यूटिंग सोर्सेज का ज़रिया है ये। दूसरा बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि भारी होता है तो जगह घेरने वाला होता है, बल्कि मीन्स होता है जगह घेरने वाला, तो ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा ज़्यादा लगता है।
अब नेक्स्ट आता है आपका हाइडल पावर। हाइडल पावर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कि ये पॉल्यूशन नहीं करता है, साथ में इरिगेशन और फिशिंग को बढ़ावा देता है। प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना, और चीप मतलब सस्ता, और ये सस्ता होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब हाइडल पावर बनाने के लिए पहले कुछ एरिया को खाली करवाया जाता है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने घर को छोड़ के जाना। लोकल कम्युनिटी को डैम्स वगैरह बनाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। डैम्स के थ्रू ही हाइडल पावर्स जनरेट की जाती हैं। देन फिर आता है अनडेट्स लो, और इससे फ़ायदा भी कम ही लोगों को होता है। देन एक्सपेंसिव टू सेटअप, और खर्चा करने में पैसा ज़्यादा लगता है। तो ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, और अलग अलग कन्वेंशनल सोर्सेज के इन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताइए क्या होते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब डेफिनेशन इसमें बता रखी है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं विच वर बरीड अंडर द अर्थ, और जो कि दब गए हैं मिलियंस ऑफ ईयर तक, मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबे हुए हैं, और वो क्या होते हैं, कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर, और उसको हीट और प्रेशर के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है फॉसिल फ्यूल के अंदर। एंड जो फॉसिल फ्यूल्स के जो एग्जाम्पल हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो कई सालों से एनिमल्स और प्लांट्स जो अर्थ के अंदर दबे हुए होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर से, वो हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाएँ तो फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। ठीक है। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स, और जो रिजर्व्स हैं इन मिनरल्स के वो लिमिटेड होते हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो रेट है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का, वो बहुत तेज़ी से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है। द रेट एट विच द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ फॉर्मेशन, और जितना टाइम इनको बनने में लगता है, मतलब इनको काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स कंज्यूम करने में नहीं लगते हैं, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन इसको बहुत तेज़ी से यूज़ कर रही है एज कम्पेरेटिव टू इट्स फॉर्मेशन। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, और जल्दी एक दिन ये क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड मतलब फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बनने में टाइम लग रहा है और यूज़ करने में टाइम नहीं लग रहा। तो बनने में टाइम लगेगा, तो एक दिन जब हम ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। देन फिर आता है आपका कोल। दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, और इसको यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। ये यूजेज ऑफ कोल हो गए। अगर आपसे पूछा जाए इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया था। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर में ईंधन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है जलाने के लिए। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील है, या स्टीम इंजन्स में इसको यूज़ किया जाता है, धुएं से चलने वाले जो इंजन होते हैं उनके अंदर। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कोल को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है। ठीक है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और जो कोल आज हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। व्हेन जेंट फ्रेंड एंड स्वाम गॉट बरिड, और जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें या जो स्वैम दलदल के अंदर बरेड हो जाते हैं और अर्थ लेयर के अंदर ये आ जाती हैं, अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ, और मतलब इनको काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। दलदल वाले इलाके के अंदर ये अंदर मिल जाते हैं। देयरफॉर कोल इज़ देयरफॉर रेफर्स टू एज अ बरेड सनशाइन, और इसलिए हम बोलते हैं जो कोल है वो क्या है, चीज़ें जो दबी हुई हैं उनसे बनता है, इसलिए उसको बरेड सनशाइन कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं। तो कई हज़ारों सालों पहले बहुत सारे ऐसे कुछ एनिमल्स, प्लांट्स और ये सब दब दब के क्या बन गए, कोल बन गए। और इसीलिए हम कोल को क्या बोलते हैं,
बरिड सनशाइन। अगर आपसे पूछा जाए बरिड सनशाइन किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? कोल। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल बताया गया कि कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है या कोल के प्रोड्यूसर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो कोल जो है वर्ल्ड के अंदर ये चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस यहाँ पर पाया जाता है। ये तो वर्ल्ड में बता दिया, ये सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग करने वाली कंट्रीज़ हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़, इंडिया के अंदर जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो हैं रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो एंड झारखंड। तो यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। ये तो आपने इसमें 2-3 बातें पढ़ी, कोल कैसे बनता है, कोल को थर्मल पावर किसे कहते हैं, और बरिड सनशाइन कौन किसे कहा जाता है, कोल को कहा जाता है, और ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।